Hello and welcome to daily answer writing discussion class, day 5. Day 5 topic were president. Let's have a quick look of the question paper first. 3 markers, eligibility of president, ordinance, president of India. Next was electoral college of president. Next questions were explain the process of impeachment of president, difference between president of India and president of USA. President of India is a rubber stamp, evaluate. Next question was explain the veto powers. Next, evaluate the relationship between President and Council of Ministers after 44th Constitution Amendment Act. Next was, what are the issues surrounding the ordinance making power of the government? Also discuss safeguards available against ordinance making power. Next was, describe the powers available with President of India. Now, let's begin with the discussion part. First question is eligibility of President of India. So, we will start with Article 58 कि आर्टिकल 58 के अंतर्गत एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट का प्रावधान किया गया है ना। प्रोविजंस फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट आर गिवन अंडर आर्टिकल 58 और जो 3 प्रोविजंस हमको दिए वो तीनों प्रोविजंस अब लिखेंगे। क्या सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। सेकंड इज मिनिमम 35 इयर्स ऑफ एज। थर्ड क्राइटेरिया इज क्वालिफाइड एज इलेक्शन फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा है ना। और चौथा जो क्राइटेरिया है जो उसके सब क्लॉज सेकंड में देकर रखा है, ही शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो 4 क्राइटेरिया हैं, ये चारों क्राइटेरिया हमको वहां पर एलिजिबिलिटी के लिए लिखने हैं। सेकंड इज ऑर्डिनेंस। व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ हैविंग सेम इफेक्ट एज एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ना। ये लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया हुआ एक्ट के जितना ही पावर रहता है एक ऑर्डिनेंस में, और एक टेम्पररी लॉ है। कब इश्यू होता है? व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन द सेशन एंड इश्यूड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 एंड इशूड बाय गवर्नर अंडर आर्टिकल 213। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ होगा जिसमें हमने 3-4 पॉइंट बताए। सेकंड, हम छोटा सा पॉइंट अगर हमको बनाना है तो बना सकते हैं। क्या पॉइंट रहेगा? मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। थर्ड पॉइंट इज एग्जाम्पल में आप करंट का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस। तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप देंगे तीसरे पॉइंट में। तो 3 पॉइंट आपको लिखना है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट, ही इज द हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इलेक्टेड एवरी 5 years, 5 साल में इलेक्ट होता है, हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट इज हिज फॉर्मल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी एज वेल एज कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल इंडियन आर्म फोर्सेस। नेक्स्ट इज आर्टिकल 52 to 62 डील्स विद प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, इंपीचमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर अनुच्छेद नंबर 62 तक प्रेसिडेंट के इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा जैसी चीजों से रिलेटेड है, महाभियोग से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज करंट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट में रामनाथ कोविंद जी का नाम लिखना था। तो इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट इसमें मल्टीपल बना सकते हैं। ओपन क्वेश्चन है, बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स भी हो सकते हैं। मैंने आइडियल तो नहीं बोल सकते, दिशा बताइए खाली कि ये आपके आंसर के पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसमें आपको उम्मीद है कि पूरी की पूरी बशर्ते 3 मार्क्स मिल पाए। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल नंबर 54 के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज दे के रखा है, तो आर्टिकल को डिस्क्राइब करेंगे है ना। और उसके अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज दिया उसके बारे में लिखेंगे। क्या क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स, इसको कॉमन ले लिया है मैंने, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा या पार्लियामेंट बोल सकते हैं सीधा। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, मतलब एमएलए आपके। एंड द थर्ड थिंग इज लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी है ना, इंक्लूडेड बाय या एडेड बाय 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको ऐड किया गया था, ये भी हम ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। एक फैक्ट हमारा 3 मार्कर में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 6 मार्कर्स। पहला 6 मार्कर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या लिखेंगे? आर्टिकल के साथ स्टार्ट करेंगे है ना। महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है ना, जो कि निम्नलिखित है। तो अपन इस आर्टिकल के उद्देश्य से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट विच इज एज फॉलोज। अब इंपीचमेंट बताएंगे किस तरीके से इंपीचमेंट होता है, या उसके भी पहले हम ग्राउंड्स बता सकते हैं कि ऑन विच ग्राउंड्स जो है इंपीचमेंट हो सकता है। गोला बनाएंगे, उसके पास में हम ग्राउंड्स लिख सकते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अगर कर रहा हो प्रेसिडेंट तो लिख सकते हैं वहां पर कि ये हम इंपीचमेंट कर सकते हैं। इंपीचमेंट का प्रोसेस जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं कि हम पैराग्राफ में लिखते हैं या फिर हम पॉइंट्स में लिखते हैं, पॉइंट्स और पैराग्राफ यहाँ पर हम स्किप करेंगे। इसकी जगह हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्या फ्लो चार्ट बनाएंगे है ना। इंपीचमेंट के लिए एक रेजोल्यूशन लाना पड़ता है, देन रेजोल्यूशन कैन गो इन आइदर लोकसभा और इन आइदर राज्यसभा। लोकसभा में अगर जा रहा है तो लोकसभा के स्पीकर को देंगे है ना, और स्पीकर को कैसे देंगे? 1/4 मेंबर्स की सिग्नेचर के साथ। अगर लोकसभा के 1/4 मेंबर साइन करके दे देते हैं देन इट विल बी एक्सेप्टेड।
अगर हम राज्यसभा में लेके आ रहे हैं तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर जो है उसको साइन करके किसको देंगे, चेयरपर्सन को, जो कि वहां पे वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरीके से दोनों चेयरपर्सन स्पीकर को हैंड ओवर करेंगे। अगर लोकसभा और में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरपर्सन चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, देन दे विल गिव 14 डेज प्रायर इंटीमेशन टू द प्रेसिडेंट बिफोर स्टार्टिंग एनी डिस्कशन प्रोसेस। तो 14 डेज का डिस्कशन पीरियड, उसके बाद में आप उसमें नीचे लिखेंगे कि डिस्कशन विल स्टार्ट, है ना, जो भी हाउस में अगर हो डिस्कशन स्टार्ट होगा। डिस्कशन स्टार्ट होने के बाद कोई भी हाउस में अगर उसको पास किया गया, माना गया कि हाँ प्रेसिडेंट इज गिल्टी, एंड इफ द हाउस पास, मतलब अगर लोकसभा में आया और लोकसभा ने उसको पास कर दिया तो मेजोरिटी लिखेंगे हम, किस मेजोरिटी के साथ, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के साथ उसको पास करना पड़ेगा। देन द बिल विल मूव टू द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस उसको एग्जामिन करेगा और इसी समय पर प्रेसिडेंट के पास परमिशन है या प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जाकर सेकंड हाउस को एड्रेस कर सकता है, अपने सफाई पेश कर सकता है। तो वो प्रावधान हम फ्लो चार्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। देन द सेकंड हाउस विल पास। सेकंड हाउस के पास होने के जस्ट बाद प्रेसिडेंट इज इम्पीच फ्रॉम डे 1। तो ये पूरा फ्लो चार्ट में एक प्रक्रिया हम बनाएंगे। फ्लो चार्ट में बनाने से फायदा ये है कि हमको मतलब शब्द कम लगेंगे, साथ ही साथ हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स और एग्जामिनर तक जो बात हम कन्वे करना चाह रहे हैं, जो पॉइंट्स के माध्यम से इस इंपीचमेंट प्रोसेस में नहीं हो पा सकती थी, वो हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से कन्वे की। कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे? कंक्लूजन इस तरीके से लिखते हैं, दस द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट imposes check and balance of power between parliament एंड प्रेसिडेंट के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस का जो क्राइटेरिया है पावर का, वो इंपीचमेंट के माध्यम से इंपोज कर सकते हैं। साथ ही साथ इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, none of the president have been impeached till yet, though it has started few times, but the president resigned before the impeachment could take place। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर को चेक करने के लिए, बनाए रखने के लिए, पावर की, प्रेसिडेंट के पावर को चेक एंड बैलेंस करने के लिए इंपीचमेंट जैसी प्रोसेस, महाभियोग जैसी प्रोसेस को संविधान में डाला गया है। और आज तक, है ना, भारतीय इतिहास में कभी महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण तरीके से पार्लियामेंट में स्थापित नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड करेंगे। इंट्रोडक्शन, आर्टिकल 61 और ग्राउंड्स देकर के किन ग्राउंड्स के साथ इंपीच हो सकता है, फ्लो चार्ट बॉडी में, और कंक्लूजन में क्या उद्देश्य है इस पूरी प्रक्रिया को रखने के लिए। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक टेबल बनाना है, 3 कॉलम की टेबल होगी, हमेशा मैं डिफरेंस में बताता हूं आपको, है ना, और तीनों कॉलम की टेबल में आपको 6 से 7 पॉइंट आपको देने की कोशिश करनी है। मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं किस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ही इज द हेड ऑफ द रियल हेड और नॉमिनल हेड। तो नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और रियल हेड है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, है ना। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि टेन्योर क्या है, इंडिया के प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल, अमेरिका के प्रेसिडेंट का टेन्योर 4 साल का। इसके बाद इलेक्शन, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, वहां पर ऑल्दो वोटिंग जो है इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन फिर भी समहाउ वी से दैट इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड। नेक्स्ट इज रिमूवल, है ना, हमारे यहाँ रिमूवल का प्रोसेस आइदर हाउस में इनिशिएट हो सकता है, वहां पर, है ना, हाउस ऑफ पीपल में इनिशिएट हो सकता है। नेक्स्ट इज वीटो पावर्स, इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 ही वीटो पावर अवेलेबल है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास 4 वीटो पावर्स अवेलेबल है ना। इंडियन प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। साइमल्टेनियसली इंडियन प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट में, अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन है, उनके नाम लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप एक डिफरेंशिएशन पॉइंट आप बना सकते हैं। और भी आपका अगर डिफरेंस मिल सकते हैं तो आप उसमें चाहे इस टेबल में ऐड कर सकते हैं, एक दिशा निर्देश है कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ रबर स्टैम्प इवैल्यूएट। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका हम आर्टिकल 74 को यहां पर डिस्कस करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द head of the state and the first citizen, but he is bound by the advice of council of ministers, है ना, COM की एड एंड एडवाइस से बाउंडेड है, जो कि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है ना। इंट्रोडक्शन हिंदी में क्या कर सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे कि प्रेसिडेंट भले ही पहला नागरिक और हमारे जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया एक भारतीय गणतंत्र है उसका मुखिया है, लेकिन फिर भी वो मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है, जो कि अनुच्छेद 74 में वर्णित है। इससे स्टार्ट करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे प्रेसिडेंट इन इंडिया एक्ट एज अ नॉमिनल हेड एज द रियल पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल हेड की तरह काम करता है, क्योंकि जो वास्तविक शक्तियां का केंद्र है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। एंड ही प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि आर्टिकल नंबर 74 में देकर रखा है। नेक्स्ट वी विल एड्रेस, though all executive powers are in the hands of president, but he cannot exercise these powers, he can only exercise these powers on the aid and advice of council of ministers, and this advice is binding on the president after 42nd constitutional amendment act।
तो ये हमको यहाँ पर लिखना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन के बाद से, है ना, प्रेसिडेंट के ऊपर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी और मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिक शक्तियों का जो प्रयोग है वो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे, मतलब ये हम पैराग्राफ में भूमिका में बताते जा रहे हैं कि हाँ प्रेसिडेंट जो है रबर स्टैंप की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जो ये सेम चीज है, ये यही सेम चीज रीट्रेट की है बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कौन से वर्डिक्ट में, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि हाँ जो प्रेसिडेंट है ही इज जस्ट द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एंड इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस तरीके से शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में भी ये सेम चीज बोली गई। अब इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि जो ऊपर हमने प्रूफ करने की कोशिश करी कि रबर स्टैम्प की तरह काम करता है, इसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्टर में हम बोलेंगे कि बट स्टिल प्रेसिडेंट हैज मेनी पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन हिज डिस्क्रिशन, है ना। प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी 100 वे की शक्तियां हैं, जैसे कि वीटो पावर्स, पॉकेट वीटो, है ना, पॉकेट वीटो करके, सस्पेंशन वीटो का यूज करके, है ना, बिल्स को जो लेजिस्लेशन पास करता है, पार्लियामेंट पास करता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर एंड इवन प्राइम मिनिस्टर, है ना। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला? एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवेगौड़ा केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है ये कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसमिस एनी मिनिस्टर एट हिज विल। प्राइम मिनिस्टर भी एक मिनिस्टर है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को भी डिसमिस किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास क्लीमेंसी पावर्स है, जो कि आर्टिकल 72 में उसके जुडिशियल पावर्स हैं, वो भी उसके विल पे ही, उसके डिस्क्रिशन पे ही यूज किए जा सकते हैं। ऑल्सो पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना, पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट के पास बहुत अधिक पावर्स रहती है, ये भी एक अच्छी चीज है। साथ ही साथ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट एंजॉयज द पोजीशन ऑफ सुप्रीमेसी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वही इनवाइट कर सकता है किसको गवर्नमेंट बनानी है, किसको नहीं बनानी। अगर मेजोरिटी पार्लियामेंट में नहीं है तो किसी एक पार्टी की कोएलिशन गवर्नमेंट का फेज है तो, या कोएलिशन नहीं बन पा रहा, तो इट इज ऑन डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट कि किसको बुलाए, कौन से दल के नेता को बुलाए, किस चीज के लिए बुलाएगा, सरकार बनाने के लिए। तो ये इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये चीजें आपको बतानी है कि हाँ प्रेसिडेंट रबर स्टैंप दिखता जरूर ऊपर के दिखे हुए प्रावधान से, 74th आर्टिकल के माध्यम से या 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से, लेकिन द सेम थिंग इज नॉट ट्रू बिकॉज प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी शोभिकर शक्तियां है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 भी एड्रेस कर सकते हैं कि एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है ना, ये शक्तियां भी उसके पास है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस को ही कैन सेंड बैक टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये चीजें आप यहां पर एड्रेस कर सकते हैं। कंक्लूजन करना है, कंक्लूजन कैसे करेंगे? Thus, in parliamentary democracy, president is due jure head of the nation with prime minister being the real head just to avoid the conflicts of powers. कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हटाने के लिए एक पार्लियामेंट्री टाइप की डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट डी ज्यूरे हेड मतलब नॉमिनल हेड है और प्राइम मिनिस्टर जो है डी फैक्टो रियल हेड है, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज द इलेक्टेड पर्सन। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर्स बचाने के लिए, है ना, हमारे यहाँ ये व्यवस्था की गई है कि रियल पावर्स जिसके पास है प्राइम मिनिस्टर के पास और प्रेसिडेंट जो उसकी एड एंड एडवाइस पे काम करे। तो ये व्यवस्था इसलिए की है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्टेड मेंबर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, जो कि हमारे यहाँ का सबसे मतलब डेमोक्रेसी का मेन प्लेटफॉर्म है, जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो है वहां पर है। इसलिए जनता को जवाब देने किसकी प्रति मतलब किसकी जवाबदेही है जनता के प्रति? प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा जवाबदेही है। इसलिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर should have the real powers in parliamentary democracy। तो इसके साथ हम कंक्लूड करेंगे कि thus in parliamentary democracy president is the de jure head while prime minister is the real head just to avoid the clash of powers or conflict of powers, but it cannot be dismissed just as a mere rubber stamp, but the president cannot be dismissed as a mere rubber stamp because he also enjoys some discretionary powers जो हमने ऊपर बताई। तो इस तरीके से आप थोड़ा कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वीटो पावर्स। अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी कि आप सबसे पहले डिस्क्राइब करें कि वीटो पावर का मतलब क्या है। एक्सप्लेनिंग द वीटो पावर, वीटो पावर का मतलब क्या है कि कोई अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या फिर लेजिस्लेटिव फॉर्म में अगर वीटो को डिफाइन करें तो क्या है ना, टू विथहोल्ड द एसेंट ऑफ टू एनी बिल इज नोन एज वीटो।
है ना। कोई भी बिल के प्रति अगर हम हमारी एसेंट को विथहोल्ड कर लें तो इट इज नोन एज वीटो, ठीक है। अब इसमें ये नहीं पूछा कि इंडियन प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स बताओ, इसलिए हम 4 तरह के वीटोज बताएंगे, सस्पेंसिव वीटो, है ना, क्वालिफाइड वीटो, एब्सोल्यूट वीटो एंड पॉकेट वीटो। चारों की चारों वीटोज को हम बताएंगे कि क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहला प्रोविजन कि देयर इज आर्टिकल 111, है ना, which allows the president that he will assent the bill, then only the bill will become an act. So without the assent of the president, any bill cannot become the act. That is why president holds some veto powers available with him. There is no mention of veto in the constitution, but it is just एक तरीके से बोल सकते हैं कन्वेंशन है। इसलिए इन वीटो पावर्स को हम बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 111 से प्रेरित है। साथ ही साथ आर्टिकल 111 में एक लूपहोल है। लूपहोल क्या है? 111 में ये नहीं बताया कि कितने समय तक प्रेसिडेंट जो अपने पास ये चीज रख सकता है, जहां से पॉकेट वीटो का उत्पन्न होता है, कि कहीं पे भी संविधान में ये नहीं बताया कि प्रेसिडेंट के पास कितने समय अवधि तक उसको मैंडेटरी रूप से उसको पास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, मतलब कि कितने भी समय तक के लिए, समय अवधि के लिए वो अपने पास उस बिल को सुरक्षित करके रख सकता है, जिसको हम जेबी वीटो बोलते हैं कि भैया जेब में पड़ा हुआ है, ना साइन करना है, ना सस्पेंड करना है, ना उसको वापस से रिजेक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको खाली पड़ा रहने देना है कि भैया अभी अवेलेबल नहीं है साइन करने के लिए, इसलिए साइन नहीं करे। दैट इज नोन एज पॉकेट वीटो, जो कि ज्ञानी जेल सिंह साहब ने पोस्ट ऑफिस बिल के लिए यूज भी किया था। तो इस तरीके से चारों वीटो पावर समझाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रावधान है वीटो से रिलेटेड वो बताएंगे, और इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 तरह के वीटो पावर्स अवेलेबल है वो बताएंगे, और चौथा नहीं है, दैट इज क्वालिफाइड वीटो अवेलेबल नहीं है, तो वो बताएंगे कि ये कंक्लूजन में बताने वाली चीज है कि दस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन प्रेसिडेंट एंजॉयज 3 टाइप्स ऑफ वीटो, दैट इज पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, है ना, और तीसरा जो वीटो है, और क्वालिफाइड वीटो जो है इट इज नॉट अवेलेबल विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपको यहां पर चारों वीटो पावर्स को समझाना है, कंक्लूजन बनाना है, इंट्रोडक्शन बनाना है विद वीटो, एक्सप्लेन द वीटो पावर। Next is evaluate the relationship between President and Council of Ministers after 44th Constitutional Amendment Act. 44th Constitutional Amendment Act के बाद में प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में रिलेशनशिप में क्या चेंज है उसको हमको इवैल्यूएट करना है। इसके लिए हमको 2 चीजें पहले समझानी पड़ेगी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या था, 44th क्या था, और 44th के पहले और 42nd के पहले किस तरह का रिलेशनशिप था। देखिए, पहले ये बाध्य मंत्री परिषद की सलाह जो है प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्यकारी नहीं थी, लेकिन 42nd के बाद में इट वाज मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट जो है विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए, है ना। इस 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद क्या किया गया कि प्रेसिडेंट हैज अ पावर कि वो एक बार जो है बिल को, ये एक बार जो है सलाह को रिकंसिडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकता है। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस एक बार की सलाह को वापस से बोले कि नहीं हमको तो यही करवाना है, यही हमारी फाइनल चीज है, यही फाइनल सलाह है, तो फिर प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि उसको ये करना पड़ेगा। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद की रिलेशनशिप है। अब इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब क्या पॉजिटिव से क्या नेगेटिव से। पॉजिटिव क्या है इस पूरी सिस्टम का? पॉजिटिव्स ये हैं कि क्लैश ऑफ पावर को कंट्रोल करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड, मतलब रियल पावर, रियल इलेक्टेड पर्संस हैं जो कि जनता के प्रति जवाबदेही है। इसलिए पावर का केंद्र का होना चाहिए जो जनता के प्रति जवाबदेही ज्यादा है उनके पास, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है। भले पावर का मतलब जो सोर्स है या फिर केंद्र है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट बताया, लेकिन केंद्र किसके पास वास्तविक तौर पर होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर के पास, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो पावर्स का। इस वजह से, क्योंकि रियल पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर को देने का उद्देश्य, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो जनता के द्वारा चुना गया है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो हमको थोड़ा सा देखना है, करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और प्रोविजन यहाँ पे डालेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट ऑफ द हाउस। पार्लियामेंट में लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, प्रेसिडेंट की नहीं है। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करना प्रेसिडेंट को जरूरी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। रिस्पॉन्सिबल वो है हाउस ऑफ पीपल की तरफ, है ना, प्रेसिडेंट नहीं है कहीं से। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, लेकिन कलेक्टिव तो किसकी तरफ है? लोकसभा की तरफ। इसलिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बनती है तो फिर अथॉरिटी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, जो कि एक सिंपल सा बेसिक नियम बोलता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी ऑन द सेम हैंड, है ना। तो ये जो है पॉजिटिव्स हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये हैं कि इसके माध्यम से जो है सरकार
मनमाने डिसीजंस जो है प्रेसिडेंट से करवा सकती है, मनमाने ऑर्डिनेंसेस बनवा सकती है, इमरजेंसी लगवा सकती है, जैसे कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय पर रात को 12 बजे जो है ना मिडनाइट में जो इमरजेंसी के कानून पे साइन किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस पे अगर बाइंडिंग हो तो ये दिक्कतें आ सकती है। दो वहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर किया गया 42nd के बाद में, कि 42nd तो बिल्कुल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में तो बिल्कुल बाइंडिंग कर दिया था, लेकिन 44th के बाद में थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर दिया गया कि हाँ एक बार प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो हमको इसको इवैल्यूएट करना है कि पॉजिटिव पक्ष क्या क्या हो सकते हैं, नेगेटिव पक्ष क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बाद कंक्लूड करना है कि हाँ कितने हद तक सही है कि हाँ दो है ना क्लैशेस, टू अवॉइड द क्लैशेस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पावर्स बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, ये व्यवस्था जो है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ठीक व्यवस्था है। इस तरीके से आप उसको इवैल्यूएट करके डाल सकते हैं। दो थोड़े बहुत रिलैक्सेशन होने चाहिए, जो कि अगर प्रेसिडेंट अपना खुद का डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करे तो इट इज वेल एंड गुड कि हाँ वो उस पावर्स को एंजॉय करके है ना अपने पावर के वर्चस्व को यूटिलाइज कर सकता है फिर भी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी सो वे की शक्तियां जो है प्रेसिडेंट के पास है, जैसे पॉकेट वीटो है ना, दूसरे वीटोज पावर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करे। तो इट इज ऑन द प्रेसिडेंट कि वो अपने पावर्स को, शक्तियों को कितने अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। तो दिस इज हाउ वी हैव टैकल दिस क्वेश्चन, कि हमको बताना है पहले तो कि हाँ नेगेटिव, पहले तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में रिलेशनशिप किस तरीके की है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, और उसको फिर इवैल्यूएट करना है कि इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के पॉजिटिव्स क्या निकल के आते हैं, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के नेगेटिव्स क्या निकल के आते हैं, और फिर फाइनली कंक्लूड करना है विद द पॉजिटिव एंड या फिर विद द वे फॉरवर्ड। अगर आपके पास कोई सजेशन है कि ये रिलेशनशिप इस तरह है, नहीं इस तरह हो सकती तो ज्यादा अच्छा रहता, तो वो सजेशन के साथ है ना। तो एक बार इस तरीके से आप आंसर लिखिए, उसको अपन चेक करेंगे, फिर देखते हैं कि उसमें और क्या सुधार हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज what are the issues surrounding the ordinance making power of government? Also discuss safeguards available against ordinance making power. जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है हमेशा ही कटघरे में रहा है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो है गवर्नमेंट अपने मतलब एट द टाइम जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे जो है प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करता है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज ऑलवेज वे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो अब इसके अराउंड इश्यूज क्या क्या है, मेजरली मैं 3 इश्यूज देखता हूं। पहला इश्यू यह है कि इट इज डेलिब्रेट बाईपासिंग ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेटिव प्रोसेस का एक मतलब जानबूझ करके उसको बाईपास करने का एक प्रक्रिया है ऑर्डिनेंस। क्यों? क्योंकि जब अगर पार्लियामेंट के अंदर हमको डिस्कशन नहीं चाहिए होता, उस समय पर सरकार क्या करती है, उसको उस पर्टिकुलर एक्ट को ऑर्डिनेंस के माध्यम से लेके आ जाती है, ताकि पार्लियामेंट के सदन के अंदर जो डिस्कशन है उससे बचा जा सके। पहली चीज तो ये क्यों डेलिब्रेट बाईपास हो जाएगा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। सेकंड चीज, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन क्या बोलती है? एग्जीक्यूटिव शुड नॉट मेक अ लेजिस्लेटिव डिसीजन, जबकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का अध्यक्ष है, इसलिए उसके पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सके, क्योंकि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर शुड बी एट द हैंड ऑफ पार्लियामेंट अलोन, है ना। प्रेसिडेंट के पास ये चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ में, क्योंकि ऑर्डिनेंस इज आल्सो लॉ एंड लॉ जो है लेजिस्लेटिव ही बनाए तो ज्यादा अच्छी व्यवस्था होगी। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का भी उल्लंघन मेरे हिसाब से लगता है। तीसरी जो चीज है, इससे मिसयूज भी बढ़ सकता है ना, क्योंकि ऑर्डिनेंस इज एट द विल ऑफ प्रेसिडेंट, तो मिसयूज ऑफ दिस पावर कैन बी डन अगेन एंड अगेन, है ना। मिसयूज किस तरीके से, जो मनमर्जी ऑर्डिनेंस बनाना चाहे वो सरकार बनवा सकती है प्रेसिडेंट को सजेशन देके, है ना। क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है उसको बिल से के माध्यम से पास तो कराने नहीं है, लोकसभा से और राज्यसभा से पास करा के प्रेसिडेंट से असेंट तो लेना नहीं है, डायरेक्टली जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करे और उसके प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आ सकता है। तो मिसयूज इस पावर का किया जा सकता है और हुआ भी है पास में, ये हम बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट आपको इसमें एड्रेस करना है कि क्या सेफगार्ड्स हैं। सेफगार्ड्स क्योंकि 6 मार्कर है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और प्रोविजन को निकालने की जरूरत नहीं है। 3 प्रोविजन जो है वो बहुत है कि ये इश्यूज हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे के सराउंडिंग में। सेफगार्ड्स अवेलेबल क्या है, सेफगार्ड्स देखेंगे तो सेफगार्ड, सबसे पहला सेफगार्ड तो है कि पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है, दैट इज लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है, उसी टाइम पे ऑर्डिनेंस आ सकता है। सेकंड सेफगार्ड इज कि जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान जो है ऑर्डिनेंस पे भी लागू होता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो मतलब एक्ट पे हो सकता है लेजिस्लेटिव्स के द्वारा, और ऑर्डिनेंस जो है वो भी एक एक्ट की तरह ही काम करता है, इसलिए देयर इज एन ऑप्शन फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑन ऑर्डिनेंस एज वेल। तीसरा जो प्रावधान है दैट इज कि मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज 6 मंथ 6 वीक्स। 6 मंथ 6 वीक्स के बाद वापस से उसको, है ना, पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट पास नहीं कर पाया तो उस ऑर्डिनेंस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम लाइफ है दैट इज 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। साथ ही साथ if the ordinance is rejected by the parliament, it is not been implemented in the
स्टेट कंट्री। तो इस तरीके से आप इसको 3-4 सेफगार्ड्स आप लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो कि ऑर्डिनेंस के लिए अवेलेबल है ना। कंक्लूजन में आप लिखेंगे, है ना, कंक्लूजन हम ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हटा देनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हम इसमें लिखेंगे कि अनटिल, है ना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज यूज्ड, है ना, एट द डिस्क्रिशन या फिर फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट या विद द मोटिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, सो इट एक्ट एज अ टूल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। But if it is misused, then it is the worst thing to happen and it will undermine the democratic principles of the country. तो इस तरीके से आप एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन बना सकते हैं कि अगर हाँ अच्छी तरह से यूज किया जाए, जो कि अच्छी तरह से यूज के लिए ही डाला गया है कि समस्या का निदान एक तरीके से, कि अगर दोनों सेशन नहीं है और इमरजेंसी की सिचुएशन है इसलिए हम ऑर्डिनेंस लेके आए, तो इस तरीके से आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने मिस किया। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या डालेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बताएंगे कि इंडिया में ऑर्डिनेंस किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन से पावर्स हैं, जैसे आर्टिकल 123 आप देंगे और आर्टिकल 213 देंगे जो कि ऑर्डिनेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों ही गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों की आप ऑर्डिनेंस दे सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी विल हैंडल दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 15 मार्कर। 15 मार्कर में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड एंजॉयज पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ऑल टाइप्स ऑफ पावर्स। तो इन पावर्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, है ना, हेडिंग्स बनाएंगे, पहले एक फ्लो चार्ट बना देंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से बता देंगे कि हम इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिर हर एक सेपरेट हेडिंग्स में, जैसे पहले आपने डाल दिया लेजिस्लेटिव पावर्स, तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स में आप डालेंगे ऑर्डिनेंस, लेजिस्लेटिव पावर में आप डालेंगे आर्टिकल 111, असेंट टू बिल भी प्रोवाइड ये करते हैं, है ना। इसके बाद आप डालेंगे इसके अंदर कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है कहीं पर, या फिर जब आपका इमरजेंसी लगता है, उस समय पे प्रेसिडेंट के पास अधिकार होते हैं, जो वो आप डाल सकते हैं लेजिस्लेटिव रिलेटेड अधिकारों में। उसके बाद आप डालेंगे इसके अंदर नेक्स्ट तरह के पावर, जुडिशियल पावर, जिसमें आप आर्टिकल 72 का प्रयोग करके क्लेमेंसी पावर्स डालेंगे, पांचों जो उसके पास पावर्स अवेलेबल है, पार्डन, रेस्पाइट, रेमिट, जितनी भी पांचों पावर्स है उनके बारे में थोड़ा समझाएंगे। इसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स में अपॉइंटमेंट सारे के सारे जो है प्रेसिडेंट की सील एंड साइन के अंडर में होते हैं, ये सब चीजें आप लिखेंगे। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट भी जो है प्रेसिडेंट करता है, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, है ना। इसके बाद आप इसमें फाइनेंशियल पावर्स डालेंगे कि फाइनेंशियल पावर्स में क्या है कि जो गार्जियन है ना आपके कंसोलिडेटेड फंड का, कंटिजेंसी फंड का, वो कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट की सील एंड साइन के बिना आप जो है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाल सकते, तो कंसोलिडेटेड फंड का गार्जियन के रूप में आप देखते हैं, तो फाइनेंशियल पावर्स डालेंगे। इसके बाद आप इसमें डिफेंस रिलेटेड पावर डालेंगे। डिफेंस में तीनों की तीनों आर्म फोर्सेस का जो हेड है वो कौन रहते हैं? प्रेसिडेंट रहते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे जो प्रेसिडेंट के पास में पावर्स अवेलेबल हैं वो सारे पावर्स हेडिंग बाय हेडिंग लिखते जाना है ना, और कंक्लूड करना है ना। कंक्लूजन कैन बी कंस्ट्रक्टिव कि हाँ, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास में, इंडिया प्रेसिडेंट इज द फाउंडेड हेड फॉर ऑल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर, जो कि हमने ऊपर समझाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। वीटो पावर्स भी लिख सकते हैं। क्या करना है? इंट्रोडक्शन बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट में आप ऑलरेडी बता देंगे क्या क्या पावर्स हम नीचे बताने वाले हैं, फिर इंडिविजुअल हेडिंग्स बताएंगे, इंडिविजुअल हेडिंग्स के अंदर शॉर्ट में पावर्स लिखेंगे। प्रेजेंटेशन का खेल अगर अच्छा रखेंगे तो ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की गुंजाइशें हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, कॉमन क्वेश्चन है जो कि सब लोगों का बनता है और सब लोग इसको करेंगे, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि सारे के सारे पावर्स जो है वो 300 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में, अगर 11 मार्कर लिखना है तो 200 वर्ड्स में, 15 मार्कर लिखना है तो 300 वर्ड्स में समेट करके लिख सकें। साथ ही साथ आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ऐसी होगी एग्जामिनर उसको अच्छी तरह से समझ पाए और एग्जामिनर तक हमारी सारी की सारी बातें जो हमने लिखी वो कन्वे हो पाए। तो इस तरीके से इसको एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मेरे को डर लगता नहीं, डिटेल में हमको डिस्कशन करने की आवश्यकता है। So that's all with our discussion part. अगर आपको ये इनिशिएटिव या आंसर राइटिंग डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि हम हमारे जैसे कम्युनिटी मेंबर्स तक इसको पहुंच और बढ़ा सकें। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।